नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। शुरुआत रायबरेली से आ रही खबर के साथ, जहां पर ट्रक और बोलेरो के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हुई है, हेड ऑन कोलिजन। तेज टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर आ रही है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। बड़ी खबर, प्रयागराज के नैनी से लखनऊ पीजीआई जा रहा था परिवार। भदोखर थाना इलाके के लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे के पास यह दुर्घटना हुई। तो यूपी में 4 जगहों पर सड़क हादसों से कोहराम मचा हुआ है। रायबरेली, कुशीनगर, हाथरस और आगरा में हादसे हुए हैं। कुशीनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली से बस की टक्कर हो गई। हाथरस में श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। आगरा में ट्रक ने पीछे से बस को टक्कर मार दी। 3 तस्वीरें, ट्रैक्टर ट्रॉली से बस की टक्कर कुशीनगर में। हाथरस में भी बस पलटी, श्रद्धालुओं से भरी हुई। और आगरा में ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। तो 4 हादसे हुए आज उत्तर प्रदेश में, बड़े हादसे। एक रायबरेली में भी हुआ है। तो कुशीनगर में NH-28 पर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हुई है और ट्रैक्टर से टकराने के बाद हाईवे के किनारे जा गिरी बस। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को नजदीकी CHC में भर्ती कराया गया। इधर हाथरस जंक्शन कोतवाली में भी बड़ा हादसा हुआ है। बरेली मथुरा रोड पर श्रद्धालुओं की बस पलट गई है। बरेली से मथुरा जा रही बस पलटने से हड़कंप मच गया है। सड़क हादसे में करीब 12 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में उपचारित किया जा रहा है, उनका उपचार चल रहा है। और हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। इधर आगरा में भी सड़क हादसे से चीख पुकार मच गई। फतेहपुर सीकरी इलाके में नेशनल हाईवे 11 पर बारातियों की बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में करीब 6 लोग जख्मी हुए हैं। इसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव का काम कर घायलों को हॉस्पिटलाइज कराया। और आपको ये भी बताएं कि ये बारात राजस्थान के धौलपुर से फतेहपुर सीकरी आई थी। नाम क्या है, क्या नाम है इसका? इधर अमेठी में सेना के जवान राम सत्य यादव का पार्थिव शरीर पैतृक गांव बबोरी ठेंगहा पहुंचा। यहां पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ दिवंगत जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको ये भी बताएं कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में तैनात सूबेदार राम सत्य यादव का हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। लिहाजा उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही गांव में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सैन्य सम्मान के साथ दिवंगत जवान का अंतिम संस्कार। जबलपुर में तैनात सूबेदार का हार्ट अटैक से निधन हुआ था। जैसे ही पार्थिव शरीर पहुंचा, लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। और अगली बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी में प्ले स्कूल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब प्ले स्कूल खोलने के लिए मान्यता जरूरी हो गई है। प्री प्राइमरी की मान्यता के लिए नियम तय। सरकार ने प्री प्राइमरी यूनिट का गठन भी कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग तय करेगा प्री प्राइमरी स्कूलों की मान्यता के नए नियम। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। प्री प्राइमरी स्कूलों की मान्यता के नए नियम तय हो गए हैं बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा। यानी कि यूपी में प्ले स्कूल खोलने के लिए भी अप्रूवल चाहिए होगा, मान्यता लेनी होगी। सरकार ने प्री प्राइमरी यूनिट का गठन कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए, यूपी में खोलने के लिए। बड़ी खबर यूपी में प्ले स्कूल को लेकर। प्री प्राइमरी की मान्यता के लिए नियम तय।
तो अब प्ले स्कूल खोलने के लिए अप्रूवल लेना होगा बेसिक शिक्षा विभाग का। उसके लिए एक यूनिट का, प्री प्राइमरी यूनिट का गठन कर दिया है सरकार ने। अगर किसी को उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी या प्ले स्कूल खोलने हैं तो उसे इस यूनिट से अप्रूवल लेना होगा, मंजूरी लेनी होगी। सरकार ने प्री प्राइमरी यूनिट का गठन कर दिया। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, ये जो यूनिट गठित की है सरकार ने मान्यता देने के लिए, ये बेसिक शिक्षा विभाग के भीतर ही होगी, और अगर होगी तो कौन इसको देखेगा, इस कार्य को वहां पर? देखिए, बिल्कुल ये जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसी के अंतर्गत जो समग्र शिक्षा नीति है उसी में आप प्री प्राइमरी स्कूलों को खोलने के लिए भी मान्यता जरूरी हो जाएगी। इसी पर विभाग काम कर रहा है। अभी तक क्या है कि बेसिक शिक्षा विभाग कक्षा 1 से लेके 8वीं तक की मान्यता को देखता है। प्री प्राइमरी के लिए कोई नियम नहीं है कि उनको मान्यता लेनी जरूरी होगी, और इसीलिए कई बार आपको याद होगा जो प्री प्राइमरी स्कूल जहाँ छोटे बच्चे जाते हैं, जहाँ वो हम कहें तो कहरा सीखते हैं, वहाँ कई बार हादसे हो जाते हैं और उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई नियमावली नहीं है। इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि प्री प्राइमरी स्कूल भी अब आगे किसी को खोलना होगा तो उसे मान्यता लेनी पड़ेगी। जो नॉर्म्स होंगे सरकार के उसे पूरा करना होगा। वहाँ पर सुरक्षा की क्या स्थिति है, वहाँ पर कितने स्टूडेंट लिए जा सकते हैं, किस तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा, एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ाएगी, इन सारी चीजों पर ये हम कहें तो जो नियमावली है वो अब तैयार करने का जिम्मा बेसिक शिक्षा विभाग को, और ये माना जा रहा है कि जल्द जो है ये नियमावली बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। अगली बड़ी खबर वाराणसी से है। अप्रैल के महीने में प्रियंका का वाराणसी दौरा संभावित है। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर प्रियंका पूर्वांचल का दौरा शुरू करेंगी। पंचायत चुनाव से पहले प्रियंका काशी को केंद्र मानकर चुनावी शंखनाद कर सकती हैं। पूर्वांचल के जिलों का दौरा करने के साथ साथ किसानों से संवाद भी करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। अप्रैल के महीने में पूर्वांचल का दौरा कर सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। अभी तक हमने देखा कि उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फोकस किया, अब पूर्वांचल का दौरा करने के लिए तैयारी कर रही हैं। नीतीश पांडे हमारे साथ हैं। नीतीश, किस तारीख को वाराणसी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर पूर्वांचल कैंपेन का प्रारंभ कर सकती हैं प्रियंका? राजेंद्र जी, अभी तारीख तो नहीं आई है, लेकिन माह अभी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि ये क्लियर है, अप्रैल माह में प्रियंका वाड्रा वाराणसी पहुंच सकती हैं और इसके साथ ही बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और दर्शन करके पूरे पूर्वांचल में एक अभियान की शुरुआत करेंगे, पूर्वांचल का दौरा करेंगे। और ये जो दौरा होगा ये कहीं ना कहीं यहाँ से जो पंचायत चुनाव है उसके पहले और आने वाले चुनाव को लेकर खास होगा। आपको बता दें कि प्रियंका वाड्रा पंचायत चुनाव से पहले बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर चुनावी शंखनाद भी कर सकती है, ऐसी भी सूत्रों के हवाले से खबर है। और कांग्रेस जन, जो बनारस के जो कांग्रेस जन है, पूर्वांचल के जो कांग्रेस जन है, वो इस पूरी तैयारी में जुट चुके हैं और प्रियंका का दौरा संभावित माना जा रहा है। जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतीश। तो पूर्वांचल के कांग्रेस जन अगले महीने प्रियंका के दौरे की तैयारी शुरू कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहरीली शराब का कहर अब कई शहरों को अपनी जद में ले चुका है। प्रयागराज में 15 लोगों की जान लेने वाली जहरीली शराब ने चित्रकूट में भी 4 लोगों की जिंदगी निकाल ली। इन घटनाओं के बाद जब आबकारी और पुलिस विभाग पर सवाल खड़े हुए तो वो भी कुछ जगहों पर छापेमारी कर खाना पूर्ति में जुटे हुए हैं। लेकिन ये सवाल अब भी कायम है कि आखिर किसी बड़ी वारदात के बाद ही आबकारी विभाग को होश क्यों आता है। कल तक जो घर खुशियों से गुलजार थी, आज वहां मौत का मातम पसरा हुआ है। तस्वीरें चित्रकूट के राजापुर इलाके के खोपा गांव की, जहां पर कुछ लोगों ने जश्न मनाने के लिए अवैध शराब पी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो अवैध शराब वो अपने हलक के नीचे मस्ती के लिए उतार रहे हैं, वो उन्हें मौत बांटने वाली है। दरअसल जिन लोगों ने इस शराब के घूंट को अपने हलक के नीचे उतारा, उनमें से 4 की मौत हो चुकी है और 2 लोग फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। दोनों को प्रयागराज के एसआरएन में रेफर किया गया है। वहीं जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया
और फिर से वही रटा रटाया बयान दे दिया जो हमेशा ऐसी वारदात होने के बाद ये देते आए। तो यहाँ पे लोगों को भेजा गया तो ये जानकारी मिली है कि खोपा गांव में ये कुछ लोगों ने कुछ जो है ऐसी संभावना है कि शराब या और कोई चीज़ ऐसे किसी द्रव्य का उन्होंने सेवन किया था और फिर उनको यहाँ पे लोगों ने लेके आए। तो एक जो लाए थे उनको कंचन अस्पताल में, वो बता रहे हैं कि उनका वहाँ पे डेथ हो गया है। तो इन सबको अभी इलाहाबाद में भेजा गया है। यहाँ पे सीएमओ और मैं और हमारे जो एसपी साहब हैं हम लोग गाँव भी जा रहे हैं और इसका पूरा तहकीकात करेंगे। ये खोपा गांव जो राजापुर थाना में है, यहाँ कल रात को कुछ लोग शराब पिए थे। ये जो शराब रात भर का ज़्यादा पीने का ये बात यहाँ गांव में हम लोग को बताया जा रहा है। तो ये अभी तक जो है कल एक का डेथ हुआ, आज सुबह एक का डेथ हो गया था। 2 लोग का डेथ होने के बाद फिर हम बाकी जो 4 जो गंभीर रूप से जो है वो बीमार पड़ गए थे, उनको प्रयागराज हॉस्पिटल के लिए यहाँ से रवाना कर दिया। तो अभी ये पूरा इनका जो कस्टडी में लिया जा रहा है और एक को यहाँ जो लोकल बेचा है उनको कस्टडी में ले लिया और जो बाकी जो शराब की ठेके का दुकान है वहाँ पर भी एसडीएम और सीओ साहब गए थे, दबिश दिए, तो कार्रवाई किया जा रहा है इसमें। चित्रकूट में जहरीली शराब ने मौत का कहर बरपाया तो ललितपुर में करीब 200 महिलाओं ने एक शराब की दुकान पर हमला बोल दिया। इस देसी शराब की दुकान को हटाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी। मार्च में ही इसका ठेका भी खत्म होने वाला था, लेकिन इसके पहले ही कई महिलाएं इस दुकान पर पहुंच गई और ईंट और पत्थरों से दुकान पर हमला बोल दिया। पुलिस ने भी लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग इस कदर गुस्सा थे कि पुलिस के पास तमाशबीन बने रहने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा था। प्रयागराज और चित्रकूट में जहरीली शराब ने जिस तरह से कहर बरपाया, उसे देखते हुए लखीमपुर खीरी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत 24 घंटे में 38 बदमाशों को पकड़ा गया, 19 अवैध शराब की भट्टियों को तबाह किया गया और 654 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही बड़ी तादाद में लहन को भी नष्ट किया गया। होली और पंचायत चुनाव को देखते हुए अवैध शराब माफिया सीएम सिटी गोरखपुर में भी एक्टिव हो चुके थे। हालांकि सीएम योगी का गृह जनपद होने की वजह से यहां पर आबकारी विभाग पहले ही एक्शन में आ गया। विभाग की टीम ने यहां पर राप्ती नदी के किनारे मौजूद अमरूतानी जंगल में छापा मारा और जमीन में गड्ढा करके छिपाई गई कच्ची शराब की बड़ी खेप को बरामद किया और फिर उसे नष्ट कर दिया। गड्ढा खोदने में बाकायदा जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया। यहाँ से 60 लीटर अवैध कच्ची शराब और 15 क्विंटल लहन निकाली गई। यहाँ पे हम लोग को सूचना मिली थी कि ज़मीन के अंदर अभी ये लोग फिर से जो है होली और पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जो है ये लोग कच्ची शराब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग उसी के क्रम में जो है आज हम लोग यहाँ पे जेसीबी के सहयोग से दबिश की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे इनका ज़मीन के अंदर जो कच्चा रॉ मटेरियल होता है जिससे अवैध कच्ची शराब बनाई जाती है वो नष्ट हो जाए और इनका मनोबल टूटे। अब सुबह से लगभग जो है 8 से 10,000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है और ये कार्रवाई दिन भर चलनी है। आज जितना हम लोग को मिलेगा, जहाँ तक जेसीबी जा पाएगी जेसीबी के सहयोग से नष्ट करेंगे और बाकी हम लोग का शिक्षा और जो पारंपरिक वो होते हैं उसके सहयोग से हम लोग नष्ट करेंगे। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी कि भले ही सरकार और प्रशासन इस बात का दावा करे कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई का चाबुक तेजी से चल रहा है, लेकिन सच यही है कि शराब माफिया बेखौफ होकर अभी भी सूबे में मौत बांटने का काला कारोबार चला रहे। जब भी कोई बड़ी वारदात सामने आती है तो कुछ दिन तक ऐसी कार्रवाई का दिखावा किया जाता है और ये तब तक ऐसे ही बदस्तूर जारी रहता है जब तक दूसरी कोई बड़ी वारदात सामने नहीं आ जाती। ऐसे में सवाल यही है कि अवैध शराब पर सरकारी दावे को क्या पुख्ता माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक बड़ी खबर रामपुर से इस वक्त हमारे पास है। भीषण सड़क हादसे से अफरा तफरी फैल गई है। बोलेरो और पिकअप की टक्कर में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। गाजियाबाद से शाहजहांपुर जा रहे थे पिकअप सवार 15 लोग। घायलों का जिला अस्पताल रामपुर में इलाज चल रहा है। रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इस दुर्घटना के बारे में विस्तार से बताएं।
दरअसल ये रामपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पसियापुरा का ये मामला है। आज सुबह करीब 6 बजे जो पिकअप गाड़ी थी उसमें 10 से 15 लोग तो सवार थे और सामने से तेज रफ्तार जो थी बोलेरो गाड़ी आकर पिकअप में घुस गई, जिसमें दोनों में मिलाकर 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक बच्चा है, 2 महिला 2 पुरुष हैं। अभी जो लोग भी बचे हुए हैं उनका इलाज कहाँ चल रहा है रवि? जी बिल्कुल, जो घायल लोग हैं उनको जिला अस्पताल रामपुर में भर्ती किया गया है, वहीं उनका उपचार चल रहा है। कुछ जो गंभीर घायल थे उनको रेफर कर दिया गया है हाई सेंटर के लिए। शुक्रिया रवि आपका इन जानकारियों के लिए। एक और भयावह अफसोसनाक हादसा, सड़क हादसा उत्तर प्रदेश में आज, और हादसों का सोमवार बनता हुआ ये 5वां हादसा आज की तारीख में। सोमवार के दिन रामपुर में फिर एक हादसा हुआ है। बोलेरो और पिकअप की भीषण टक्कर, 5 की जान चली गई है, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। 5वां हादसा ये आज सोमवार के दिन, हादसों का सोमवार साबित हो रहा है ये। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के मंदिरों में अजीबोगरीब बैनर लगे हुए हैं। मंदिरों में गैर हिंदुओं के अंदर न जाने की चेतावनी। 150 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के बैनर लगे हुए हैं। मंदिरों में बैनर पर हिंदू युवा वाहिनी का दावा है और कई जगह मंदिरों में तोड़फोड़ का हवाला देकर बैनर लगवाए गए। हिंदू युवा वाहिनी ने बाकी जगहों पर भी बैनर लगवाने की बात कही है। देहरादून के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में भी बैनर लगवाने को कहा है। पुलिस प्रशासन ने मंदिरों के बाहर से बैनर हटाए हैं। अरे मंदिर में आकर के क्या करना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि उनके धर्म में तो जो मूर्ति पूजा जो अलाउड नहीं है, मूर्ति पूजा तो सिर्फ सनातन धर्म में अलाउड है, तो फिर वो क्यों आना चाहते हैं? उनका उद्देश्य क्या है? क्या यही है जो हम लोग आए दिन हो रहा है, आकर के हमारे मूर्तियों को तोड़ना, हमारी बहू बेटियों को छेड़ना? यदि यही उनका उद्देश्य है तो फिर हमने बैनर बिल्कुल सही लगाया है और इसीलिए हमने कहते हैं हम किसी भी विधर्मी को किसी मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। देखिए, ये बैनर नहीं है, ये एक संकेत है उन विधर्मियों के लिए कि इस मंदिरों में, इस देवालयों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पूरे भारत देश में नई नई तरह की वीडियो निकल के आती हैं, नई नई फ़ोटोज़ आते हैं कि हमारे शिवलिंगों को तोड़ा गया है या मूर्तियों को तोड़ा गया है, उनके ऊपर पेशाब किया गया है, या हमारे मंदिरों में जाकर के बहू बेटियों को विधर्मी छेड़ते हैं, उनसे बचाव करने के लिए हमने बैनर लगाया है। सूचना दी गई है उन विधर्मियों को कि इस मंदिर में आपका प्रवेश वर्जित है, ये हमारा देवालय है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। इसलिए हमने ये सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए हर मंदिर पर इस तरह के बैनर लगाने का हमने जो योजना बनाई थी, धरातल पर उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं।